मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 50,200 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं इस दौरान 704 लोगों की मौत देश में हुई है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों की कुल संख्या 83,64,086 हो गई है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में संक्रमण मुक्त होने वाले मरीजों की कुल संख्या 77,11,809 है। वहीं पिछले 24 घंटे में 55,331 मरीजों ने वायरस को मात दी है और अस्पताल से अपने घर वापस लौट गए हैं। तो ये तमाम जो जानकारी है वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दी गई है। राहत की बात हालांकि यह है कि ठीक होने वाले लोगों की संख्या जो है वो ज्यादा है, लेकिन ये चिंता का विषय है कि लगातार हाल के दिनों में जिस तरह से गिरावट दर्ज की जा रही थी कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में, अब एक बार फिर से ये मामले बढ़ने लगे हैं। और खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी दिल्ली से इस समय लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। कोरोना को लेकर क्या कुछ हालात पूरे देश भर में बने हुए हैं? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से जो कोरोना पेशेंटों की गिनती थी वो कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही, क्योंकि पहले 2 बार भी गिनतियों को कंट्रोल किया था गया, यानी कि कोरोना पेशेंटों की गिनतियों को कंट्रोल किया गया था और दिल्ली सरकार को कहीं ना कहीं एक रोल मॉडल के तौर पर रखा जा रहा था। मगर आप जब और कहीं ना कहीं जो 7,000 से ज्यादा के पेशेंट आ चुके हैं 24 घंटे के अंदर, वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की मुश्किलें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है उसके अंदर, क्योंकि दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश कर रही थी। वहीं बात करें दिल्ली सरकार की जो कोशिशें थी वो अब नाकाबी साबित हो रही है, क्योंकि निरंतर जिस तरीके से जनता बाहर निकल रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा, यहाँ तक कि मास्क तक का यूज नहीं किया जा रहा, तो वो कहीं ना कहीं दिक्कतें खड़ी करता है और इसी की वजह से शायद कोरोना पेशेंटों की गिनती बढ़ रही है। और क्योंकि वायरस इसी के दौरान, यानी कि एक दूसरे से चिपक कर जब चलने की दिक्कतें आएंगी तो वो कहीं ना कहीं वायरस फैलेगा और वायरस फैल रहा ही है, क्योंकि मार्केटों के अंदर लगातार लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ तक कि दिवाली का फेस्टिवल है, दिवाली के फेस्टिवल की वजह से लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और लगातार निरंतर निकलते रहेंगे, क्योंकि दिवाली का जैसे जैसे दिवाली नजदीक आएगी लोगों की भीड़ उमड़ेगी और शायद लगता है कि कोरोना पेशेंटों की गिनती भी इसी तरीके से बढ़ेगी। जी बिल्कुल राजीव, बात अगर दिल्ली की करें तो क्या लग रहा है, दिल्ली में कोरोना की ये तीसरी लहर नजर आ रही है? ये बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने जो आज बैठक की थी और बैठक के अंदर कहीं ना कहीं जो सरकारी विभाग है, यानी कि अस्पताल जितने भी हैं या फिर प्राइवेट जो अस्पताल है, जो वेंटिलेटर को 80% के करीब सरकारी उसमें डाला गया था, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है हर तरीके से दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है। मगर दिल्ली सरकार की जितनी भी कोशिशें थी, क्योंकि जो कोरोना काल में कहें या फिर कहें जो 2 बार रोल मॉडल के तौर पर रखा जा रहा था, वो इसीलिए रखा जाता था क्योंकि केंद्र सरकार उनकी मदद कर रही थी। यहाँ तक कि जो बेड वगैरह की दिक्कत हुई थी या ऑक्सीजन की दिक्कत हुई थी, उसको सॉल्व करने में केंद्र सरकार ने ही दिल्ली सरकार का सहयोग दिया था। मगर अब बात करें जिस तरीके से थर्ड स्पेस की, क्योंकि थर्ड स्पेस के अंदर लगातार कोरोना की गिनती जो बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहा है और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की जो साथ में धज्जियां उड़ रही है, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग सिर्फ नाम के लिए है दिल्ली के अंदर, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ तक कि मास्क तक का यूज नहीं किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ रही है। मगर केंद्र सरकार जब तक अगर दिल्ली सरकार का सहयोग नहीं देगी तो शायद इसी तरीके से गिनती बढ़ती रहेगी। जी, केंद्र की तरफ से सहयोग पहले दिया गया था दिल्ली में और उस समय देखने में आया था कि काफी स्थिति जो है कंट्रोल में आ गई थी राजधानी की। एक बार फिर से स्थिति खराब होती हुई नजर आ रही है, ऐसे में केंद्र का दखल अनिवार्य हो गया है। बात केजरीवाल की करें तो क्या केजरीवाल की तरफ से किसी तरह की कोई मदद मांगी गई है इस बार केंद्र से? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश जरूर कर रही है, बार बार हम वही कह रहे हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है, मगर कोशिश के साथ साथ जो धरातल की बात करें, क्योंकि गाइडलाइन बनाना एक अलग चीज है और उसको फॉलो करवाना एक अलग चीज है, क्योंकि जब जी जिस तरीके से ग्राउंड लेवल की बात करें तो ग्राउंड लेवल पे अभी भी कोशिश नाकामी साबित हो रही है, क्योंकि जो कह सकते हैं जो लोग मास्क का यूज नहीं कर रहे हैं, वो कहीं जो उनके अधिकारी हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए या फिर मास्क के लिए जो जुर्माना कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ चुनिंदा इलाकों के अंदर ही है और यहाँ तक कि ये पूरी दिल्ली के अंदर नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से अब दिक्कतें आ रही हैं, यानी कि कोरोना पेशेंट की जो गिनती बढ़ रही है, दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं कोशिश करती नजर आ रही है, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है, इसीलिए शायद केंद्र सरकार को ही आगे आना पड़ेगा। केंद्र सरकार जब तक नहीं आएगी शायद दिल्ली सरकार कंट्रोल नहीं कर पाएगी, क्योंकि 2 बार रोल मॉडल के तौर पर हम देख चुके हैं दिल्ली को, कि दिल्ली सिर्फ अकेला कुछ नहीं कर पाई है। यहाँ तक कि केंद्र सरकार ने जब तक सहयोग नहीं दिया है, दिल्ली शायद अधूरा अधूरा महसूस कर रही है अपने आप को। जी बिल्कुल राजीव, देखिए ये बात तो पहले ही कही गई थी कि सर्दियों के समय में एक बार फिर से कोरोना देश में अपना प्रभाव दिखा सकता है और शायद ये बात अब सही होती हुई नजर आ रही है। जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है, कोरोना के मामले जैसा कि आज भी हमने देखा कि अब धीरे धीरे एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं, तो क्या ये कहना अब गलत नहीं होगा कि जब ठंड कड़ाके की पड़ेगी तब कोरोना के मामले और भी ज्यादा बढ़ेंगे?
देखिए, एक चीज गौर करने वाली है, जिस जिस तरीके से मौसम करवट ले रहा है, तो वो मौसम के यानी कि मौसम के द्वारा ही कहीं ना कहीं जो नॉर्मल खांसी जुकाम है वो छुप जाएगा इसके अंदर, क्योंकि बिल्कुल। वायरस जो है वो कहीं ना कहीं इसके अंदर अपने आप को छुपा लेगा और उसी की वजह से गिनतियां बढ़ेंगी, क्योंकि जिस तरीके से बिल्कुल, मौसम में करवट ले राजीव रहा आप है वो लगातार कहीं ना कहीं हमारे दिक्कत साथ यूं ही जुड़े रहिए, आप लगातार यूं ही बने रहिए हमारे साथ। हम आपको इस समय तस्वीरें दिखा देते हैं रणदीप सुरजेवाला की कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। वो बिहार को कभी हरा नहीं पाएंगे। बिहार कभी हारा नहीं, बिहार सदैव जीता है और बिहार महागठबंधन के साथ फिर जीतेगा। अच्छा होता आदरणीय नीतीश बाबू और सुशील मोदी जी बिहार वासियों से बिहार को बदहाली की कगार पर लाकर खड़ा करने के लिए माफी मांगकर रिटायरमेंट लेते तो और ज्यादा परिपक्वता दिखती। नीतीश और मोदी जी की जोड़ी लाख नफरत, नकारात्मकता, निराशा और बंटवारे का राग अलापते रहे, मगर बिहार ने नीतीश और भाजपा सरकार से 15 सालों में भीषणतम बेरोजगारी, किसान की दुर्दशा, स्वास्थ्य तथा शिक्षा के अंधकार, गर्त में गई अर्थव्यवस्था और चौपट हुए उद्योग धंधे, उनका हिसाब मांगा ही। साथ में बिहार के चप्पे चप्पे को कचरे में तब्दील कर देने, पानी को प्रदूषित कर देने, किसान को फसल की दाम से वंचित करने। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को आप सुन रहे थे। वो लगातार निशाना साध रहे थे नीतीश कुमार पर। बिहार को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की तरफ से बुलाई गई और चुनाव को लेकर तमाम बातें यहां पर रणदीप सुरजेवाला की तरफ से की जा रही हैं। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में इस बार भी दीपावली पर पटाखे जलाने की अनुमति नहीं होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना और वायु प्रदूषण की समस्या का हवाला देते हुए कहा कि पूरी दिल्ली की 2 करोड़ जनता एक साथ दीपावली मनाएगी। उन्होंने कहा, जिस तरह हमने पिछले वर्ष दीपावली पर पटाखे नहीं जलाने का संकल्प लिया था और दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में जमकर दीपावली की खुशियां बांटी थी, उसी तरह इस वर्ष भी हम साथ मिलकर दिवाली मनाएंगे, लेकिन पटाखे नहीं जलाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि इस बार भी पिछले साल की तरह दिल्ली वासी एक साथ दिवाली मनाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस बार भी हम सब लोग मिलकर ही दिवाली मनाएंगे, किसी भी हालत में पटाखे नहीं जलाना है। तो इस बार पिछली बार भी हम लोगों ने दिवाली के टाइम पे पटाखे ना जलाने की सौगंध खाई थी। दिवाली पे हम सब लोगों ने कनॉट प्लेस के अंदर सारी दिल्ली के लोगों ने मिलके दिवाली मनाई थी। हम लोगों ने वहाँ पे लाइट शो रखा था, आप सब लोग कनॉट प्लेस आए थे। इस बार भी हम लोग सब लोग मिलके दिवाली मनाएंगे, पटाखे नहीं जलाएंगे, किसी भी हालत में अपने को पटाखे नहीं जलाने। अगर पटाखे जलाएंगे, अपने ही बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं हम लोग, अपने ही परिवार की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, अपने दिल्ली के परिवार की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। पटाखे नहीं जलाने, दिवाली एक साथ मनाएंगे। इस बार दिवाली के लिए हम अलग इंतजाम कर रहे हैं। दिवाली वाले दिन 14 तारीख को 7:39 से हम दिल्ली के सारे लोग एक साथ, दिल्ली के 2 करोड़ लोग मिलके लक्ष्मी पूजा। खबर पर तमाम जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता राजीव तिवारी का, जो इस समय लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ। राजीव, एक और नया फैसला केजरीवाल की तरफ से लिया गया है, पटाखे ना जलाने की अपील की है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से आज जो 4 बजे के करीब बैठक थी और बैठक के बाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो कहीं ना कहीं इसके अंदर दिल्ली सरकार की कुछ मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि दिल्ली सरकार पॉल्यूशन को लेकर कंट्रोल करने की जो प्रक्रिया थी वो उसको लेकर ही जनता से अपील कर रहे हैं कि पिछली बार की तरह दिवाली के अंदर यहाँ पर इस बार भी पटाखे ना जलाए जाए। मगर कहीं ना कहीं पिछली बार की बात करें तो पिछली बार भी ग्रीन लेवल के पटाखे जलाए गए थे और कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का स्तर दिवाली के बाद में बड़ा जरूर था। मगर वही बात करें इस बार की, इस बार भी वही दिल्ली सरकार अपील कर रही है, क्योंकि पॉल्यूशन का स्तर को लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो कह सकते हैं दिल्ली की जनता से अपील कर रही है, वो कहीं ना कहीं कितना कारगर होगा वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि दिल्ली के सदर बाजार मार्केट के अंदर निरंतर ग्रीन लेवल के पटाखे जो है वो बिक रहे हैं और लोग बाग खूब धड़ल्ले से ले भी रहे हैं। मगर एक चीज समझनी होगी कि क्या ग्रीन लेवल के पटाखे जो है क्या वो पॉल्यूशन नहीं फैलाते? दिल्ली सरकार को कहीं ना कहीं समझना होगा। अगर इस जनता को या फिर चाहे दुकानदारों को ग्रीन लेवल के पटाखे बेचने की परमिशन दी गई है तो शायद
उससे भी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन होगा। वो कितना हद तक होगा या किस लेवल तक होगा वो जरूर देखना होगा। मगर दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं त्योहार के टाइम पे दिवाली के लिए, चाहे वो अपने लिए या फिर बच्चों के लिए, थोड़ा बहुत तो पटाखे खरीदेंगे और वो थोड़े बहुत ही पटाखे कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का स्तर बढ़ाने में काफी बड़ी मदद करेंगे। जी राजीव, एनजीटी भी इस मसले में अब आगे आया है और जैसा कि जानकारी मिल रही है कि कल शाम 4 बजे तक दिल्ली सरकार को भी अपना जवाब एनजीटी में दाखिल करना है पटाखों को बैन करने को लेकर। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल राजेश, दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं जो पटाखों के लिए बैन कर रही है वो कहीं ना कहीं दिक्कतें खड़ी करेगा, क्योंकि दिल्ली की जो जनता है शायद वो इस तरफ गौर नहीं करेंगे। यहाँ तक कि अभी भी मार्केटों के अंदर पटाखे बिक रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि दिल्ली सरकार या दिल्ली की जनता कोशिश जरूर करेगी। दिल्ली की जो केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल, उनकी जनता कितनी अपील मानती है वो जरूर देखना होगा। मगर इसके अंदर बात करें जिस तरीके से सरकार या कह सकते हैं जो और भी कार्रवाई हैं वो कल तक स्थगित की गई है, क्योंकि कल तक की जो भी रिजल्ट आएगा वो सामने होगा कि किस तरीके से दिल्ली की जनता पटाखों के लिए क्या कर सकती है, या फिर कहें जनता सरकार किस तरीके से कदम उठा सकती है। मगर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो दिक्कतें आएंगी, क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा है, पॉल्यूशन का स्तर भी बढ़ रहा है और मार्केट के अंदर अब फेस्टिवल है, यानी कि दिवाली का त्योहार है, तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का स्तर शायद बढ़ेगा और कोरोना पेशेंटों की गिनती भी इसके अंदर बढ़ सकती है। जी बिल्कुल, तमाम तरह के प्रयास केजरीवाल की तरफ से किए जा रहे हैं। 2 दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अब नई मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो दिल्ली में नहीं लगेंगी। इसके अलावा जो पुरानी इंडस्ट्री को उन्होंने कन्वर्ट करने की बात कही थी। इसके अलावा वो अभियान चला ही रहे हैं रेड लाइट्स को लेकर। इन अभियानों का और इन जितने भी ये कदम उठाए जा रहे हैं उनकी तरफ से, क्या इसका कोई असर दिल्ली पर नजर आ रहा है? क्या थोड़ा बहुत भी प्रदूषण कम हुआ है इन कदमों से? देखिए, एक चीज गौर करने वाली बात है इसके अंदर, जहां दिल्ली सरकार रेड लाइट ऑफ यानी कि गाड़ियों को ऑफ करवाने की जो प्रक्रिया अपना रही है वो सिर्फ दिल्ली सरकार अपना रही है, क्योंकि इसके अंदर ना तो कोई बीजेपी का सपोर्ट कर रहा है ना ही कोई कांग्रेस का सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि सिर्फ जो दिल्ली की जनता जो है, यानी कि जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो ही फॉलो करवा रहे हैं, ना कि कोई और पार्टियां इसमें सहयोग कर रही हैं। जब तक सहयोग नहीं करेंगी तो शायद पॉल्यूशन का स्तर बढ़ेगा। मगर भाई बात करें जो जनता की जो अपील, जो सरकार की जो अपील है, वो जनता कितनी फॉलो कर रही है। बिल्कुल राजीव, रोक रही हूँ आपको, तुरंत लौटूंगी आपके पास। इस वक्त की बड़ी खबर से दर्शकों को रूबरू करवा देते हैं। विधानसभा सत्र के बीच, हरियाणा विधानसभा सत्र के बीच विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है। कांग्रेस का सदन से वॉकआउट। इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा से एनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। सत्र का पहला दिन ही काफी हंगामेदार रहा है और कांग्रेस ने सत्र के बीच में ही वॉकआउट कर दिया। सदन में नए कृषि कानूनों को लेकर जमकर हंगामा हुआ और ऐसा पहले ही आभास था कि कृषि कानूनों को लेकर हंगामा होगा ही होगा और वही हुआ। कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया। कृषि कानून पर प्रस्ताव स्वीकार नहीं। कांग्रेस हंगामा आज मचाती रही। भूपेंद्र हुड्डा ने सदन में मांग उठाई है। इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज पर, एमएसपी पर अलग से कानून बनाया जाए। और बुलेटिन में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए
और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबर चाहे सियासत ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह से केजरीवाल दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं और इसी कड़ी में उन्होंने एक और ऐलान किया है। उन्होंने कह दिया है कि इस बार भी दीपावली पर पटाखे नहीं जलाए जाएंगे। हमारे संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी लगातार लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हमने सुनी अरविंद केजरीवाल की, तो वो कह रहे थे कि उम्मीद करते हैं कि इस साल दिल्ली में इस तरह का प्रदूषण आखिरी बार ही होगा, अगले साल से इस तरह की समस्या नहीं आएगी। उनके इस बयान को किस तरह से देखा जाए? ऐसी कौन सी रणनीति पर वो काम कर रहे हैं कि अगली बार से दिल्ली में प्रदूषण की समस्या नहीं आएगी और उन्हें अन्य राज्यों से सहयोग नहीं मांगना पड़ेगा? देखिए, एक चीज गौर करने वाली बात है, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमें इस बार ये यानी कि लास्ट बार है ये और इसके अगली बार हमें किसी भी राज्य से कोई अनुमति लेनी पड़ी होगी और यहाँ तक कि जो पराली जल रही है या फिर उनके पास तो ऐसी कोई रणनीति नजर नहीं आ रही है, क्योंकि निरंतर कोशिश जरूर थी दिल्ली सरकार की, मगर दिल्ली सरकार की कुछ कोशिशें नाकामी साबित हुई। जिस तरीके से बात करें, हर बार पराली जलती है, हर बार पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता है, मगर एक चीज गौर करने वाली बात है, हर बार ऑडी 1 लेके आते हैं दिल्ली सरकार, मगर इस बार ऑडी 1 नहीं लेके आए हैं। क्योंकि अगर ऑडी 1 लेके आते और इन गाड़ियों को ऑफ कराने की जो प्रक्रिया थी, अगर दोनों प्रक्रिया एक साथ तो शायद पॉल्यूशन का स्तर कुछ हद तक कम होता, मगर कहीं ना कहीं ऑडी 1 ना लाने का कारण क्या था वो दिल्ली सरकार ही जानती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जानते हैं। अगर इस ऑडी 1 को साथ में लेके आते और जो फैक्ट्रियों को यानी कि जो परमिशन दी जा रही है जिन जो पॉल्यूशन फैलाती है उनको बंद किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश जरूर कर रही है, मगर कोशिश कितनी कारगर होगी वो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि दिल्ली सरकार की जो जितनी भी कोशिशें हैं वो अभी तक विफल नजर आ रही हैं और यहाँ तक कि जो और राज्य कह सकते हैं और जो पार्टियां हैं वो भी सहयोग नहीं कर रही है। तो मगर कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। मगर बात करें जिस तरीके से दिवाली का फेस्टिवल आ रहा है, तो दिवाली का फेस्टिवल के बाद में जो पॉल्यूशन का स्तर बढ़ेगा तो शायद दिल्ली सरकार को कुछ ना कुछ कड़े कदम उठाने होंगे इसके अंदर। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार केजरीवाल एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं ताकि प्रदेश में प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके और इस बीच उन्होंने पटाखे ना जलाने की एक बार फिर से अपील कर दी है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि उनकी इस अपील को दिल्ली वासी कितना मानते हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सर्दी की दस्तक के साथ ही पारा लुढ़कने लगा है, वहीं प्रदूषण के कारण लोग परेशान हैं, लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है। लोगों का कहना है कि पहले सिर्फ दिल्ली से प्रदूषण की खबरें आती थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में भी प्रदूषण के कारण लोग काफी परेशान हैं। घर से बाहर निकलने में प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। वायु प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा है। दोपहर तक स्मॉग की चादर सी वातावरण में ढकी रही, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रदूषित हवा की वजह है हाईवे के निर्माण कार्य, सड़कों पर उड़ते धूल के गुबार, कूड़ा जलाए जाने के मामले और हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने का असर। इस अलीगढ़ जिले के साथ साथ पूरे एनसीआर तक जो है इस समय प्रदूषण का कहर नजर आ रहा है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की है, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से हवा में धूल का गुबार छाया हुआ है, स्मॉग की एक चादर छाई हुई है। अभी तक सिर्फ दिल्ली वासी से परेशान थे, अब उत्तर प्रदेश में भी खासा असर प्रदूषण का नजर आ रहा है। चंडीगढ़ में पोल्यूशन तो है और यही कारण है कि कल चंद्रमा भी धुंधला सा दिखाई दिया, जिससे लोगों को बड़ी दिक्कतें हुई। और पार्क देखिए, पार्क में तो पोल्यूशन फ्री पार्क होता है, यहाँ तो लोग ऑक्सीजन लेने आते नहीं, यहाँ भी आप देखिए पोल्यूशन है। दिक्कत हो रही है? हाँ, दिक्कत हो रही है। ऐसे में मास्क और लगा लिया जाए तो मुझे लगता है लंग्स के लिए भी नुकसानदायक होगा, इसीलिए मास्क का भी सावधानी से प्रयोग करें और पोल्यूशन कम करने के जो भी
और खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता उत्तर प्रदेश से पुनीत मोहन इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुनीत, अभी तक सिर्फ दिल्ली वासी ही परेशान थे प्रदूषण से, अब तो उत्तर प्रदेश में भी प्रदूषण का कहर नजर आ रहा है। दिन में भी अंधेरा छाया रहा आज, जैसा कि हमने तस्वीरों में देखा। जी बिल्कुल पल्लवी, जिस तरीके से दिल्ली में पिछले 2 दिनों से धुंध छाई हुई है और लोगों को सूरज के दर्शन नहीं हुए थे, आज यही हालात उत्तर प्रदेश में थे और उत्तर प्रदेश की ज्यादातर शहरों में आज धुंध का असर दिखाई दिया है। सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो इससे नुकसान होता है, जुकाम की शिकायत लोगों को होती है और जो लोग स्वास्थ्य के पेशेंट होते हैं, जिनको सांस की बीमारियां होती हैं, उनको खासा सतर्क रहना होता है इस मौसम में। लेकिन जिस तरीके से कोरोना वायरस को लेकर भी लोग पहले से अलर्ट है, बचाव सीधे तौर पर अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन इस तरीके का जब मौसम होता है तो गले में खराश, जुकाम, तमाम बीमारियों से भी लोगों को अलर्ट रहना होता है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि 2 से 3 दिन ऐसी धुंध रहेगी, लेकिन उसके बाद में मौसम साफ होगा। लेकिन आज जिस तरीके से पहला दिन था, ठंड का भी हम कह सकते हैं कि आज ठंड भी कुछ ज्यादा है और जिस तरीके से धुंध रही कि आज पूरे दिन लोगों को धूप के दर्शन नहीं हुए। इस तरीके से अगर धुंध का मौसम रहेगा तो जो सांस के पेशेंट हैं उनको खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जी पुनीत, दिल्ली वासी या फिर ये कहें दिल्ली सरकार लगातार ये बात कहती आई है कि दिल्ली में जो प्रदूषण है वो पराली की वजह से है। बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश के बिहाफ पे क्या माना जाए, वहां पर क्यों इतना प्रदूषण इस समय नजर आ रहा है? देखिए, सीधे तौर पे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हर बार दिल्ली में प्रदूषण के लिए उत्तर प्रदेश में जो पराली जलाई जाती थी उसको लेकर के जिम्मेदार ठहराते थे, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में पराली नहीं जलाई गई है। तो सतर्कता की वजह से, सरकार की सतर्कता की वजह से और अधिकारियों की सतर्कता की वजह से इस बार किसानों ने पराली नहीं जलाई है। लेकिन अब धुंध कहाँ से आ रही है? कहीं ना कहीं जो दिल्ली प्रदूषित है, दिल्ली में जो प्रदूषण होता है, दिल्ली में जब जब धुंध हुई है उसके 2 दिन बाद या 1 दिन बाद उत्तर प्रदेश में धुंध का असर जरूर दिखाई दिया है। जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन के काम बढ़े हैं और जिस तरीके से रोडों का निर्माण हो रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, तमाम ऐसी चीजें हैं। क्योंकि दिल्ली उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, ऐसे में चाहे कंस्ट्रक्शन, कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन वहां होता है या यहाँ होता है, कहीं ना कहीं धुंध जो होती है उसका असर उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देता है। नोएडा जो दिल्ली से सटा हुआ है, सेम दिल्ली के ही जैसा मौसम रहता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल हर बार एक बहाना लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में पराली जलाई जाती है, दिल्ली में पराली जलाई जाती है, जिसकी वजह से सीधे तौर पर प्रदूषण होता है। उत्तर प्रदेश सरकार खासा प्रयास कर रही है कि इस बार पराली ना जलाई जाए और कहीं ना कहीं सफल भी साबित हुई है। अब देखने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल किसानों को समझाने में कितना सफल साबित हुए, क्योंकि दिल्ली में अभी भी पराली जलाने के मामले सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश के कौन से जिले इस समय सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं, जहां के हालात थोड़े गंभीर हैं और AQI का जो स्तर है वो काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? राजधानी लखनऊ में AQI बढ़ा हुआ है, इसके साथ ही दिल्ली से जो सटे हुए इलाके हैं, नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और इसके साथ ही पश्चिम यूपी के मेरठ, शामली, इन जिलों में खासा धुंध का असर दिखाई दे रहा है। हालांकि पूर्वांचल तक धुंध नहीं पहुंची है, दिन में कुछ देर के लिए धुंध थी, लेकिन मौसम साफ हुआ। लेकिन लखनऊ तक अगर हम कहें, नोएडा से लेकर के लखनऊ तक, तो कहीं ना कहीं धुंध का असर दिखाई दिया है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के आसपास के राज्यों में जब जब धुंध का असर होता है, कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट उत्तर प्रदेश के भी कई शहरों में दिखाई देता है। दिल्ली में 2 दिन पहले से धुंध का असर दिखाई दे रहा था और आज उत्तर प्रदेश में राजधानी वासियों सहित कम से कम 4 से 5 बड़े शहर ऐसे हैं और अन्य छोटे जिले हैं जहां पर आज धूप के दर्शन नहीं हुए हैं। जी बिल्कुल। तो क्या सरकार की तरफ से किसी तरह के कोई कदम उठाए जा रहे हैं पुनीत, कि प्रदूषण को कम किया जा सके? देखिए, सरकार की ओर से सीधे तौर पर प्रयास किया गया कि पराली ना जलाई जाए, क्योंकि पराली जलने से प्रदूषण ज्यादा फैलता है। इसकी वजह से दुर्घटनाएं भी होती, क्योंकि जहां पराली जलाई जाती है वहां पर धुंध का असर होता है, गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं, कुछ दिखाई नहीं देता और कहीं ना कहीं सरकार सफल भी साबित हुई है। हालांकि केसेस कम हुए लेकिन पूरी तरीके से बंद नहीं हुए। इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन के काम पे हालांकि अभी कोई रोक नहीं है, लेकिन अगर हम पिछले साल की बात करें, जब प्रदूषण का असर कुछ ज्यादा ही हुआ था, तो 2 से 3 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश में जो कंस्ट्रक्शन के काम थे उनको रोक दिया गया था, रोड निर्माण के काम थे उनको रोक दिया गया था। अब देखना होगा कि अगर ऐसी ही धुंध बरकरार रहती है तो कहीं ना कहीं योगी सरकार एक सख्त कदम उठाएगी। जी बिल्कुल पुनीत, आप लगातार हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। तो सर्दी की दस्तक के साथ ही एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में पारा लुढ़कने लगा है, तो वहीं प्रदूषण का स्तर इस समय बढ़ता हुआ प्रदेश में नजर आ रहा है। पहले सिर्फ दिल्ली से प्रदूषण की खबरें आती थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में भी प्रदूषण के कारण लोग खासा परेशान हैं। घर से बाहर निकलने में प्रदूषण का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। वायु प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेना भी इस समय मुश्किल हो रहा है।
बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूपी के हाथरस जिले के बुलगड़ी में कथित गैंगरेप के बाद युवती की मौत के बाद सीबीआई टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सीबीआई ने जांच के 23वें दिन पहली बार किसी को पूछताछ के लिए ना तो बुलाया और ना ही टीम ने गांव में जाकर खुद किसी से जानकारी ली। अब तक की जांच सीबीआई ने अपनों से ज्यादा की है। ऐसे में माना जा रहा है कि सीबीआई को इस केस में अपनों पर ही शक है। एसआईटी ने पूरे मामले में पुलिस की भूमिका की जांच पड़ताल की है। बाकी मुकदमे की विवेचना सीबीआई को दी गई है। सीबीआई हर पहलू पर जांच पड़ताल कर रही है। लगातार कई बार आरोपी और पीड़ित परिवार के अलावा इस प्रकरण से जुड़े लोगों से बातचीत हो चुकी है। सीबीआई की जांच भी लगभग पूरी होने को है। और खबर पर तमाम जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता पुनीत मोहन का, जो कि इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे, अपडेट चाहेंगे हाथरस मामले को लेकर। क्या कुछ सीबीआई की जांच में अभी तक सामने आया है और जांच पहुंची कहां तक है? देखिए, हाथरस की सीबीआई जांच की अगर हम बात करें तो आज 23वें दिन ना तो किसी को बयान के लिए बुलाया गया, ना ही सीबीआई की टीम गांव गई थी। लेकिन अगर हम कल की बात करते हैं तो सीधे तौर पर सीबीआई ने पीड़िता के भाई को बुलाया था और जो क्वेश्चन आवर था उसके दौरान एक सवाल भी किया कि तुमने क्या अपनी बहन को मारा है। ये खुलासा पीड़िता के भाई ने किया है। बुधवार को मानवाधिकार संगठन पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत के दौरान उसने इस बात का खुलासा किया है कि सीबीआई ने ये सवाल भी उससे किया था, जिस पर उसने ये जवाब दिया कि अगर मुझे मारना ही होता तो मैं घर पर ही मार देता, मार करके उसे थाने क्यों ले जाता या मैं उसे थाने क्यों ले जाता। तो कहीं ना कहीं एक के बाद एक
मुताबिक जो भी इसमें गवाह थे या जो भी संदिग्ध थे उनसे पूछताछ हुई है। और आज ऐसा दिन था कि सीबीआई अपना वर्क कर रही थी, लेकिन किसी से ना तो पूछताछ के लिए बुलाया किसी को, ना ही गांव कोई टीम गई है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जांच में तेजी दिखाई है सीबीआई ने, जल्द ही इसका फैसला आने की संभावना है। जी बिल्कुल, और तमाम तथ्यों पर नजर डालें पुनीत, तो देखने में यही आ रहा है कि सीबीआई को भी इस मसले में अपनों पर ही शक है। लगातार इस प्रकरण से जुड़े ऐसे ही लोगों से पूछताछ की गई जो कि या तो रिश्तेदारी में थे या अपने थे। तो क्या ऐसा माना जाए कि सीबीआई की जो शक की सुई है वो अपनों पर ही आकर टिक गई है? देखिए, सीधे तौर पर जिस तरीके से सीबीआई पूछताछ कर रही है, और जब मानवाधिकार के लोगों ने परिजनों से इस मामले में बातचीत करी तो परिजनों ने सीबीआई द्वारा पूछे गए सवालों के बारे में बताया। पीड़िता के भाई का कहना है कि सीबीआई ने उससे सवाल किया था कि तुमने ही क्या अपनी बहन को मारा है। उस पर उसने साफ जवाब दिया था कि अगर मुझे अपनी बहन को मारना होता तो घर ही में मार सकता था, उसको लेकर के थाने क्यों जाता। तमाम ऐसे सवाल थे जो पीड़िता के भाई से, पीड़िता के पिता से, पीड़िता की माँ से और पीड़िता की भाभी से किए गए। और कहीं ना कहीं जो बयानों में विरोधाभास मिल रहा था, क्योंकि जिन लोगों ने बयान दिया है, पहली बार में उनका बयान कुछ था, उसके बाद बयान कुछ था, लगातार बयान जो बदल रहे थे, चाहे वो एसआईटी की जांच में उनका बयान बदला हो, या लोकल पुलिस की जांच में बयान बदला हो, या सीबीआई की जांच में बयान बदला हो। बार बार जिन्होंने बयान बदले हैं उनको कई बार सीबीआई ने बुलाया है। कहीं ना कहीं जांच की दिशा में सीबीआई आगे बढ़ रही है, लेकिन जिस तरीके का एंगल हमको साफ नजर आ रहा है कि सीबीआई को जो शक है, सीबीआई को शक यही है कि ऑनर किलिंग का मामला है और घर वालों ने ही मारा है। लेकिन इसे एक पूछताछ का भी वो समझ सकते हैं कि सीधे तौर पर पूछताछ का भी एक की दृष्टि से भी देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं सीबीआई पूछताछ भी कर रही है। हालांकि कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस तरीके से सीबीआई जांच कर रही है, कहीं ना कहीं जल्द ही सीबीआई इस केस को क्लोज करेगी और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जी बिल्कुल पुनीत, पुलिस की भूमिका को लेकर जो कुछ भी जांच पड़ताल हो रही थी वो जांच पड़ताल कितना आगे तक पहुंची है? देखिए, सीधे तौर पर पुलिस की भूमिका को लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। एसआईटी ने भी जो अपनी जांच रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपी है, उस पर पुलिस की लापरवाही साफ साबित हुई है और कई पुलिस वालों पर अभी कार्रवाई आगे भी हो सकती है। हालांकि अगर हम बात करें कोर्ट की, तो पिछली बार जो डेट थी उस दौरान सीधे तौर पर सवाल किया कोर्ट ने कि डीएम को क्यों नहीं हटाया गया है। तो साफ तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि 25 तारीख तक हम इस पर फैसला ले लेंगे। डीएम की कोई ऐसी भूमिका संदिग्ध नहीं मिली जिसके चलते उनको हटाया जाए। दूसरा प्रश्न था कि रात में 2:30 बजे अंतिम संस्कार क्यों किया गया। तो साफ तौर पे डीएम ने जो हलफनामा दाखिल किया है उसमें इस बात का जिक्र किया है कि दिल्ली में ही जब पीड़िता की मृत्यु हुई उसके बाद इसको राजनीतिकरण देने का पूरा प्रयास हो रहा था, राजनीतिक रंग देने का प्रयास हो रहा था। सब नहीं मिला, काफी देर तक की सब छीना जा रहा था। उसके बाद रास्ते में एम्बुलेंस रोकी गई और दूसरे दिन अयोध्या मामले से जुड़ा हुआ फैसला आना था, इसको लेकर के उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट था, इसीलिए रात में 2:30 बजे अंतिम संस्कार किया गया। सरकार की ओर से भी जो हलफनामा दाखिल किया गया है उसमें भी यही बात कही गई है कि जो वहां के एसपी थे उनको इसलिए हटाया गया क्योंकि मामले में लापरवाही थी, लेकिन उनके ऊपर इसलिए कार्रवाई नहीं करी गई है कि 2:30 बजे रात में अंतिम संस्कार किया गया था। हालांकि कोर्ट ने यह सवाल किया कि डीएम के बने रहने पर निष्पक्ष जांच की संभावना हम कैसे कर सकते हैं। इस पर सरकार ने आश्वस्त किया है कि डीएम किसी तरह का सीबीआई की जांच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और सरकार 25 तारीख से पहले डीएम के ऊपर फैसला लेगी कि आखिर उनको वहां रखना है या हटाना है। जी बिल्कुल, और पीड़िता के परिवार को सुरक्षा देने के मसले पर अभी फिलहाल क्या कुछ यहाँ पर बनता बिगड़ता नजर आ रहा है? बताया जा रहा है कि अभी तो सीआरपीएफ ने पूरा मोर्चा संभाला हुआ है, सुरक्षा जो है वो बराबर दी जा रही है। देखिए, जब से इस मामले की सीबीआई जांच चल रही है, सीआरपीएफ की एक टुकड़ी वहां पर तैनात है सुरक्षा को लेकर के। जो भी घर का सदस्य बाहर जाता है उसके साथ में एक ना एक गनर जरूर जाता है। सीबीआई को हाईकोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी है और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं अगली सुनवाई की जो तारीख है वो 25 नवंबर मुकर्रर की हुई है। उस दिन सीबीआई इस मामले से जुड़ी हुई जांच की स्टेटस रिपोर्ट भी पेश करने को कोर्ट ने ऑर्डर किया है। ऐसे में कहीं ना कहीं सीबीआई ने जो भी बयान अभी तक दर्ज किए हैं या जो भी जांच करी है उसकी भी स्टेटस रिपोर्ट 25 नवंबर को दाखिल करेगी और सीबीआई सीधे तौर पर जिन लोगों के बयान दर्ज किए हैं उनका एक एक व्यक्ति का बयान भी उनको वहां पर दर्ज करना है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो हाथरस केस को लेकर सीबीआई की जांच लगभग पूरी होने को है और ऐसा की जानकारी मिल रही है कि सीबीआई को अपनों पर ही शक है। देखने वाली बात यह रहेगी कि सीबीआई क्या कुछ रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करती है। अगली खबर का रुख करते हैं। महाराष्ट्र के पुणे में एक महिला को छेड़खानी का विरोध करना महंगा पड़ गया। विरोध करने पर कुछ अज्ञात लोगों ने महिला पर हमला ही कर दिया। महिला की एक आंख पूरी तरह से फोड़ दी गई है जबकि उसकी दूसरी आंख में भी गंभीर चोटें आई हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि महिला
महिला की दूसरी आंख की रोशनी भी जा सकती है। पुलिस ने बताया कि इस घटना को लेकर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं पुलिस उपाधीक्षक राहुल दास ने बताया कि घटना जो है वो मंगलवार रात की है। यहाँ के शिरूर तहसील के गांव की महिला के साथ ये वारदात हुई है। पुलिस ने बताया कि मजदूरी करने वाली यह महिला शौच के लिए बाहर गई थी। उसी दौरान अज्ञात व्यक्ति ने उस पर हमला कर दिया। अधिकारी ने बताया कि विरोध के दौरान आरोपी ने महिला की आंखें जख्मी कर दी और वहां से फरार हो गया। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के अनुसार हमले में महिला ने अपनी एक आंख खो दी है, जबकि दूसरी अभी भी जख्मी बताई जा रही है। पुलिस ने इस संबंध में एक मामला दर्ज कर लिया है। महिला के बयान दर्ज किए गए हैं। अज्ञात आरोपी की तलाश के लिए पूछताछ चल रही है। पुलिस ने कहा है कि अगर कोई चश्मदीद हो तो वह सामने आकर आरोपी को पकड़ने में पुलिस की मदद करे। तो महाराष्ट्र के पुणे का ये मामला हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुरारी सिंह इस समय लाइव जुड़ चुके हैं। मुरारी, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। पुणे में जो महिला के साथ ये बर्बरता की गई है, क्या कुछ जानकारी है? जी पल्लवी, बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे की एक घटना है जहां एक महिला शौच के लिए घर से बाहर निकली थी, उसके साथ छेड़खानी हुआ और जब आरोपी सफल नहीं रहे तो उसके ऊपर हमला कर दिया है, जिसमें उसकी दाहिनी आंख तरह से खराब हुई, बाईं आंख जो जख्मी है। डॉक्टरों की माने तो इलाज जारी है, कुछ कर पाना मुश्किल है, लेकिन जो हमला हुआ है वो काफी डरावना और काफी भयानक है। महाराष्ट्र के पुणे में ये घटना घटने के बाद पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। लेकिन जिस तरीके की बर्बरता महिला के साथ हुई है, आंख फोड़ी गई है, जो दरिंदगी हुई है, इस पर पुलिस अब किस तरीके की नकेल कसती है, क्योंकि अभी तक आरोपी पूरी तरह से गिरफ्त में नहीं आ पाए हैं। जी पल्लवी, बिल्कुल, ये भी जानना चाहेंगे मुरारी आपसे कि जो महिला के ऊपर हमला किया गया है, क्या उससे पहले दुष्कर्म की कोशिश की गई थी महिला के साथ? देखिए पल्लवी, आधिकारिक तौर पर अभी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है और मेडिकल रिपोर्ट भी उसे लेकर के सार्वजनिक नहीं हो पाई है। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि आरोपी उस महिला के साथ छेड़खानी किए, जबरदस्ती करने की कोशिश किए, बीच बचाव और आवाज मचाने पर उन लोगों ने इस तरीके का हमला किया। हालांकि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि आंख फोड़ने वाली जो घटना घटी है, महिला कहीं इन आरोपियों को पहचान न ले, महिला कहीं इन आरोपियों की शिनाख्त न कर ले। एक वजह ये भी मानी जा रही है कि जब आरोपी विफल हुए उसके बाद इन लोगों ने उसके आंख के ऊपर जो हमला किया है, उसमें एक आंख उसकी बुरी तरह से खत्म हो चुकी है, जबकि दूसरी आंख में गंभीर चोटें आई है। बहरहाल पुलिस इस मामले में कई एंगल से पूरे मामले की जांच कर रही है। जी मुरारी, जो महिला के परिजन हैं, क्या उनसे किसी तरह की बातचीत हुई है? क्या उन्होंने किसी पर शक जताया है? देखिए, परिवार की तरफ से शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई है कि इस तरीके की घटना घटी है। हालांकि परिवार ने स्पष्ट रूप से किसी का नाम सामने नहीं रखा है। परिवार से जब पुलिस ने स्टेटमेंट लिया तो परिवार का ये कहना था कि 10 दिन की तरह महिला शाम को शौच के लिए घर से बाहर गई थी और उसके बाद वो गंभीर परिस्थिति में घर पर पहुंची है, जिसके बाद हम लोगों ने इसकी शिकायत की है। बहरहाल मौके पर जो पुलिस पहुंची थी वो उस जगह का जो है पंचनामा की, आसपास के लोगों से भी पूछताछ की है। लेकिन क्या इसमें कितने लोग थे, किस उद्देश्य से हमला हुआ था, क्या आपसी रंजिश थी या छेड़खानी के लिए या उसके साथ गलत कर्मों के लिए उसका पीछा किया गया था, ऐसे तमाम सवालों को पुलिस और क्राइम ब्रांच पुणे की दोनों खंगाल रही हैं। जी पल्लवी, बिल्कुल, शिरूर तहसील का ये मामला बताया जा रहा है। इस तहसील के गांव की ये पूरी घटना है। सवाल यहाँ पर मुरारी ये भी उठ रहा है कि प्रधानमंत्री बड़े जोर शोर से कहते थे स्वच्छ भारत अभियान, तो ठीक है, ये बात भी कही जाती थी कि महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है जब वो बाहर शौच के लिए जाती हैं, इसलिए अब हर जगह शौचालय बनवाए जाएंगे। और इस घटना में यही निकलकर सामने आ रहा है कि महिला अकेली रात में शौच के लिए गई थी। क्या उस गाँव में शौचालय नहीं है कि महिलाओं को आज भी खेतों में या बाहर शौच के लिए जाना पड़ रहा है और इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? जी पल्लवी, ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से महिलाओं के साथ में इस तरीके की जोर जबरदस्ती होती है, जिस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, महाराष्ट्र के पुणे में नहीं देश भर में
कई ऐसी घटनाएं देखने के लिए मिलती है कि महिलाएं, बच्चियां घर से शौच के लिए बाहर निकलती हैं और उनके साथ हैवानियत होती है। सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री ने जो योजना बनाई थी घर घर शौचालय का, वो योजना पूरी तरह से सफल नहीं हुआ है और शायद यही वजह है कि इस तरीके की चीजें देखने के लिए मिलती है। खास करके अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के कई ऐसे जिले और गांव हैं जहां आज भी प्रधानमंत्री योजना की, चाहे वो सुलभ शौचालय हो, आवास का हो, ऐसी तमाम जो सुविधाएं आई थी मूलभूत समस्याओं से निपटने के लिए, वो उन तक नहीं पहुंच पाई है। और उनका खामियाजा ये है कि आज जो घरों से बाहर निकलती है तो इन हैवान, इन दरिंदों का उनको जो है कि शिकार होना पड़ता है। और इसका ताजा मामला महाराष्ट्र के पुणे से देखने के लिए मिला है, जहाँ एक महिला शौच के लिए घर से बाहर गई थी और उसके साथ पहले दुर्व्यवहार हुआ और उसके बाद उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है जिसमें उसकी आंखें चली गई हैं। जी पल्लवी। बिल्कुल, और ये भी जानकारी हम आपसे चाहेंगे, क्या महाराष्ट्र सरकार की तरफ से इस मामले में संज्ञान लिया गया है खुद से? महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने, जबकि ये घटना मंगलवार की है, लेकिन आज उन्होंने इस मामले में गंभीरता लेकर पुलिस अधिकारियों से बातचीत की है। इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाए, जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि घटना होने के बाद पुलिस प्रशासन, राज्य सरकार कई ऐसे वादे, कई ऐसे चीजें सामने करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर पुलिस व्यवस्था सक्रिय रहती, अपराधियों पर नकेल कसा जाता, पुलिस की राउंडिंग होती, लोगों में संदेश जाता, तो शायद इस तरीके की चीजें देखने के लिए नहीं मिलती है। घटना होने के बाद पुलिस प्रशासन हो, राज्य सरकार हो या इनके मंत्री हो, वो बड़े बड़े वादे करते हैं, आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की बात करते हैं, लेकिन फिर महीना 2 महीने बाद ही इस तरीके की घटनाएं देखने के लिए मिलती है। इसके लिए सरकार और आम जनता को भी ऐसे मसलों पर गंभीर होना होगा। मुरारी, सवाल यहाँ पर यह भी है कि मंगलवार रात की ये घटना है और आरोपी अब तक फरार है। आज गुरुवार हो गया, इतना बड़ा आरोपी है कि पुलिस को इतना समय लग रहा है एक आरोपी को पकड़ने के लिए। क्या पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही यहाँ पर नजर आ रही है? पल्लवी, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे का वक्त बीतने वाला है और अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ रहे हैं। अभी अगर आरोपी यहाँ से कहीं बाहर निकल जाते हैं या बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं या फिर नेपाल के रास्ते कहीं चले जाते हैं, तो फिर उन आरोपियों को कहाँ से लाया जाएगा? पुलिस किस तरीके से काम कर रही है? 48 घंटे का वक्त काफी बड़ा वक्त माना जा रहा है, क्योंकि अगर महाराष्ट्र पुलिस की बात करें, मुंबई पुलिस की बात करें, तो किसी नाम का मोहताज नहीं है। कई ऐसे घटनाएं हैं, कई ऐसी चीजें हैं कि 2 से 4 घंटे में ही सारी चीजें साफ हो जाती है, लेकिन 48 घंटे का वक्त गुजर चुका है, अभी तक एक आरोपी भी इनके हाथ से नहीं चढ़ा है। पूरी घटना की क्या कहानी थी, वो कहानी भी अभी तक पुलिस के पल्ले नहीं पड़ी है। तो सवाल जरूर प्रशासन के ऊपर उठ रहा है कि आखिर आरोपी किस तरीके से है, क्या आरोपियों का इन लोगों के साथ कोई साठगांठ है, क्या इन लोगों की कोई पहचान है, आखिर क्यों आरोपी अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। तो ऐसे कई सवाल भी अब आम आदमी सोशल मीडिया से भी पूछे जा रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी, तमाम अहम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो महाराष्ट्र के पुणे से ये पूरा मामला हमने आप तक पहुंचाया है, जहां एक महिला के साथ बर्बरता की गई है। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि महिला की एक आंख की रोशनी पूरी तरह से जा चुकी है, जबकि दूसरी जो आंख है उसकी रोशनी भी जा सकती है। देखने वाली बात यहाँ पर यह रहेगी कि पुलिस प्रशासन कब तक आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले पाती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की,
खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से शरीर पर लगना। और अगर खाया पिया पूरी तरह से शरीर पर लगेगा नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे?